चलो होमवर्क लिखो। आणविकता कोटि में अंतर दे दिए थे ना। आज का होमवर्क लिखो। पहला सवाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया व इसका सूत्र निगमन। दूसरा, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु व मात्रक। तीसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया व सूत्र निगमन। चौथा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु व मात्रक। हो गया। इसमें मात्रक किसका याद रखना है जी? वेग स्थिरांक के का। ठीक है ना, ध्यान दिए रहना। और पांचवा नंबर, प्रथम कोटि पर आधारित सवाल। कम से कम 2-3 सवाल तो लगा ही होना चाहिए। हो गया जी। चलो, अब उस दिन हम लोग डीडी विपाटन पढ़ लिए थे ना। चतुष्फल के क्षेत्र में डीडी विपाटन और अष्टफल के क्षेत्र में डीडी विपाटन। अष्टफल के क्षेत्र में हमने देखा 6 लिगैंड अक्षों के अनुदिश आते हैं, इसलिए ईजी सेट अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं और ऊपर चले जाते हैं, और जबकि T2G सेट नीचे ही रह जाता है। इसी प्रकार जब हम चतुष्फल की क्षेत्र की बात करते हैं तो हमने देखा कि 4 लिगैंड अक्षों के बीच से आते हैं, इसलिए अक्ष के बीच वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं और T2G सेट ऊपर चला जाता है, जबकि EG सेट नीचे रहता है। अब ये दोनों ऊपर और नीचे गए तो दोनों के बीच ऊर्जा का अंतर हो गया था, जिसको हमने नाम दिया था CFSE, दिया था ना। अष्टफलकी वाले में डेल्टा O लिखे थे और चतुष्फलकी वाले में डेल्टा T लिखे थे ना। अब उसी के बारे में हमको पढ़ना है, ये होता क्या है और डेल्टा O डेल्टा T क्यों प्रदर्शित किया गया, इसकी चर्चा उसी दिन हो गई थी। तो हेडिंग लिखो, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र
विपाटन ऊर्जा कोष्ठक में लिख देना CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी भी कह सकते हो। हो गया ना? लिखो, असममित लिगैंड क्षेत्र के कारण, असममित लिगैंड क्षेत्र के कारण असममित लिगैंड क्षेत्र के कारण, हो गया ना? जब अपभ्रष्ट डी ऑर्बिटल भिन्न भिन्न ऊर्जा के दो समूहों T2G और EG, भिन्न भिन्न ऊर्जा के दो समूहों T2G और EG में टूट जाता है, तो हो गया ना? दोनों के ऊर्जा अंतर को हो गया ना? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, या सीधे लिख दो CFSE कहते हैं, उतना बड़ा क्या लिखोगे? ऊर्जा अंतर को CFSE कहते हैं। हो गया? इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना? आगे लिखना, अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए यह डेल्टा O, अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए यह डेल्टा O, अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए यह डेल्टा O, हो गया ना? जबकि चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए यह डेल्टा T, होता है। हो गया? आगे लिख लो, डेल्टा T और डेल्टा O में निम्न संबंध होता है। डेल्टा T और डेल्टा O में निम्न संबंध होता है। डेल्टा T और डेल्टा O में निम्न संबंध होता है। डेल्टा T बराबर 4/9 इंटू डेल्टा O, 4/9 इंटू डेल्टा O। हो गया ना? इस चीज को ध्यान में रखना है। चलो अब लिखो,
नीचे हेडिंग सीएफएसई को प्रभावित करने वाले कारक, सीएफएसई को प्रभावित करने वाले कारक। हो गया पहला नंबर हेडिंग है लिगैंड की प्रकृति, लिगैंड की प्रकृति। लिगैंड की प्रकृति हो गया ना, लिखो इसमें इस आधार पर लिगैंड को दो भाग में बांटा गया है। इस आधार पर लिगैंड को दो भाग में बांटा गया है। हो गया ना, लिगैंड को दो भाग में बांटा गया है। पहला नंबर ऐसे लिगैंड जिनकी उपस्थिति में, ऐसे लिगैंड जिनकी उपस्थिति में ऐसे लिगैंड जिनकी उपस्थिति में सीएफएसई का मान कम होता है। ऐसे लिगैंड जिनकी उपस्थिति में सीएफएसई का मान कम होता है। ऐसे लिगैंड जिनकी उपस्थिति में सीएफएसई का मान कम होता है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहलाते हैं। दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहलाते हैं। अब देखो होता क्या है, हमारे पास जो पांचों डी ऑर्बिटल होते हैं वो अपभ्रष्ट होते हैं ना। अब जब असममित क्षेत्र लिगैंड आता है, चाहे अक्ष से आए चाहे अक्ष के बीच से आए, उससे हमसे मतलब नहीं, ठीक है ना। असममित क्षेत्र लिगैंड आता है तो या तो वो 3 को ऊपर उठाएगा या तो वो 2 को ऊपर उठाएगा ना। अब एक चीज सोचो, एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड आएगा और एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड आएगा, और हम मान रहे हैं अष्टफलकी क्षेत्र का लिगैंड आ रहा है। कौन सा आ रहा है? अष्टफलकी। तो ईजी सेट ऊपर जाएगा ना, तब 2 ऊपर जाएंगे। तो बताओ ये दुर्बल आ रहा है और ये कौन आ रहा है? प्रबल आ रहा है। तो कौन ज्यादा प्रतिकर्षण उत्पन्न करेगा? जो प्रबल होगा ना। और जब वो ज्यादा प्रतिकर्षण उत्पन्न करेगा तो ईजी ऑर्बिटल जो है ज्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे और ज्यादा ऊपर भागेंगे। होगा कि नहीं होगा? और ये तुम्हारा नीचे ही रहेगा, मतलब ये नीचे ही है और ये ज्यादा ऊपर चले गए। दिखाई दे रहा है? तो जब ज्यादा ऊपर चलेगा तो सीएफएसई का मान क्या होगा? अधिक होगा ना। और अगर कोई दुर्बल आया तो उतना ज्यादा प्रतिकर्षण नहीं उत्पन्न कर पाएगा। प्रतिकर्षण उत्पन्न तो करेगा लेकिन उतना नहीं कर पाएगा, अर्थात जो ईजी सेट ऊपर जाता है ज्यादा ऊपर नहीं जाके कुछ यहीं तक रह जाएगा। दिखाई दे रहा है? तो यहाँ का जो ऊर्जा अंतर है ये क्या है? कम है। तो क्या कहा गया कि ऐसे लिगैंड जिनकी उपस्थिति में सीएफएसई का मान क्या होता है? कम होता है, दुर्बल होते हैं। और जो प्रबल होंगे उनकी उपस्थिति में सीएफएसई का मान क्या होता है? अधिक होता है। सीधी सी बात है, कुछ नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें। अरे प्रबल है तो ज्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव कराएगा, और जब ज्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव कराएगा तो ईजी सेट ज्यादा ऊपर भागेंगे। होगा कि नहीं होगा? और अगर दुर्बल है तो कम प्रतिकर्षण का अनुभव कराएगा तो ईजी सेट कम प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे और कम ऊपर भागेंगे। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही अगर उसकी बात करेंगे हम लोग चतुष्फलकी क्षेत्र की, उसमें T2G ऊपर जाएगा। प्रबल होगा तो ज्यादा ऊपर जाएगा, दुर्बल होगा तो कम ऊपर जाएगा। होगा ना?
ये चीज को ध्यान में रखना है। कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं आया कि कुछ नई चीज आई है तो ज्यादा समझाने लायक है, बस सिंपल याद रखना। प्रबल है तो ज्यादा प्रतिकर्षण होगा इसलिए ऊपर जाएगा, दुर्बल है तो कम प्रतिकर्षण होगा इसलिए नीचे ही रहेगा। अब देखते हैं, यहीं से अभी हमारा आगे नियम कुछ बदलने वाला है। कहां तक लिखे? हाँ, जब दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर लिखो, क्या लिखे? दूसरा नंबर। जबकि ऐसे लिगेंड जिनकी उपस्थिति में CFSE का मान अधिक होता है, जिनकी उपस्थिति में CFSE का मान अधिक होता है, CFSE का मान अधिक होता है, CFSE का मान अधिक होता है। हो गया ना? प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। हो गया ना? आगे लिखो, ऐसे लिगेंड, काली पेन को इसे नीचे लिख लो, ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु सामान्यतया दाता परमाणु कार्बन या नाइट्रोजन होते हैं, जिनमें दाता परमाणु कार्बन या नाइट्रोजन होते हैं। हो गया? सामान्यतया प्रबल होते हैं। हो गया ना? जबकि हैलोजन दाता परमाणु वाले लिगेंड दुर्बल होते हैं। हो गया ना? नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट काली पेन से लिख लो, लिगेंड की प्रबलता का क्रम, देखो ये आयोडीन माइनस है, आयोडाइड आयन, तो इसमें आयोडीन दाता परमाणु का काम करेगा, दिखाई दे रहा है ना? इसलिए इसकी प्रबलता देखो सबसे कम है, क्योंकि जिनमें हैलोजन दाता परमाणु होगा उनकी प्रबलता क्या होगी? कम होगी, अर्थात वो दुर्बल होंगे। तो इसकी प्रबलता सबसे कम है। ब्रोमीन की इससे थोड़ी ज्यादा है, क्लोरीन की इससे थोड़ी ज्यादा है, सल्फर की इससे भी थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद तुम्हारा आता है ये N3F के ऊपर माइनस। इसके बाद तुम्हारा आता है यूरिया। कुछ इंपॉर्टेंट वाला लिख रहे हैं, जिसकी आवश्यकता हो सकती है, पूछा जा सकता है तुमसे। ये यूरिया के बाद आता है तुम्हारा OH माइनस, और इसके बाद आता है ऑक्सीलेट, इसके बाद आता है ऑक्साइड आयन, उसके बाद तुम्हारा आता है H2O मतलब जल, H2O के बाद आता है EDTA, पढ़े थे हम लोग। उसके बाद तुम्हारा आता है NH3 अमोनिया, अमोनिया के बाद आता है एथिलीन डाइएमीन, EN वाला, ठीक है ना? इसके बाद तुम्हारा आता है NO2 पे माइनस आता है,
फिर इसके बाद ये Cn पे माइनस आता है और सबसे लास्ट में CO पे माइनस आता है। तो वहां हमने Cn और CO को माना था ना प्रबल लिगेंड। तो इस तरह से पता चलता है ये प्रबल लिगेंड है। इसमें ये सबसे प्रबल क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन दाता परमाणु का काम करेगा और इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु का काम करेगा। ठीक है, बाकी धीरे धीरे देखो प्रबलता कम होती जा रही है और सबसे कम प्रबल होगा आयोडाइड आयन, अर्थात ये दुर्बल क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है ना, और इधर के कुछ जो है किस में जाएंगे? प्रबल में जाएंगे। अब यहाँ पर किसी एक को देख के प्रबल नहीं बता सकते हैं। जब दो हमारे पास होंगे तो उनकी तुलना हम कर लेंगे। जैसे तुमसे पूछा जा सकता है कि ये H2O और NH3 में कौन प्रबल लिगेंड है? H2O और NH3 में कौन प्रबल होगा? NH3 प्रबल लिगेंड होगा। तो इस तरह से कुछ सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो मुख्य वाला हमने लिख दिया, याद रखना है, इनको नोट कर लो। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये CO का CN का तैयार कर लो, NH3 का देख लो, H2O का देख लो, ऑक्सीलेट का देख लो, यूरिया का देख लो और इधर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का देख लो। हो जाएगा, नोट कर लो। हाँ, इसमें NH2 CONH2, इसमें शायद दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है क्या, इसीलिए थोड़ा कम है इसका। अब जरूरी नहीं है, इसमें भी देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सेलेट, इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, H2O में भी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे इसका कम हो गया, इसका अधिक हो गया है, दिखाई दे रहा है। EDTA में भी ऑक्सीजन होता है, इसका सबसे ज्यादा है, देख रहे हो। तो कोई जरूरी नहीं है कहाँ पे क्या होगा, इनका अपना नियम एक बना दिए कि मतलब वो सामान्यतया आपने बोला ना, उसमें सामान्यतया बोले, अब सत्य नहीं बोले, उसको अपवाद हो सकते हैं उसके। अब हेडिंग लिखो नीचे, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग। अब देखो, जो दूसरा सिद्धांत था, दूसरा सिद्धांत से मुख्य रूप से हमने क्या पता किया था? यौगिक की ज्यामिति, क्योंकि उसमें संकरण सिद्धांत पढ़े थे ना, उससे हमको यौगिक के चुंबकीय गुण के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली। हमने केवल इतना कहा कि अनुचुंबकीय होता है और प्रतिचुंबकीय होता है। ये सिद्धांत क्या करता है? ये सिद्धांत मुख्य रूप से संकुल यौगिक के चुंबकीय गुण और उसके रंग की व्याख्या करता है। तो तीनों सिद्धांत की अपनी महत्ता अलग अलग है। हम किसी भी सिद्धांत को ये नहीं कह सकते कि CFT आ गया तो VVT कमजोर हो गया, VVT का कोई महत्व नहीं है। अरे VVT नहीं होगा तो उसकी ज्यामिति कैसे बताओगे, कैसे होती है, बता सकते हो क्या? यहाँ पे इन्होंने निर्धारण किया चतुष्फलकी क्षेत्र और अष्टफलकी क्षेत्र। कैसे निर्धारण किया इन्होंने चतुष्फलकी अष्टफलकी? पिछले सिद्धांत के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर ही तो इन्होंने निर्धारण किया है। मतलब इनको पहले से ही पता था कि वो चतुष्फलकी आ रहा है और वो अष्टफलकी आ रहा है, अर्थात संकरण सिद्धांत को ये भी मानता है। ठीक है ना, क्योंकि बिना संकरण सिद्धांत के हम कैसे बताएंगे कि 4 आने पर चतुष्फलकी होती है, 6 आने पर अष्टफलकी होती है? कैसे बता सकते हो? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। हुआ क्या, इनको पता चल गया चतुष्फलकी अष्टफलकी। अब उसमें हमने देखो कमी में लिखवाया ना, इस सिद्धांत से उसके चुंबकीय गुण के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, केवल अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय होने की जानकारी मिलती है। अब ये सिद्धांत ने क्या कहा, उसके आगे बढ़ाया उसको कि केवल अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पे हम नहीं रुकेंगे, हम ये भी बताएंगे कि कितना चुंबकीय है, अगर चुंबकीय है तो कितना चुंबकीय है, ज्यादा है कि कम है। ठीक है, और रंग कैसा है उसका, रंग VVT में हमको नहीं पता चला। ठीक है ना, तो ये सिद्धांत मुख्य रूप से 2 चीजों की व्याख्या करने के लिए लाया गया। किसके लिए? एक उसके चुंबकीय गुण को बताने के लिए और दूसरा उसके रंग को बताने के लिए। जबकि पिछला सिद्धांत मुख्य रूप से यौगिक की ज्यामिति की व्याख्या करने के लिए लाया गया था, क्योंकि इन दोनों बातों को बर्नर ने अपने में प्रयोग किया था सिद्धांत में। रंग का भी प्रयोग बर्नर ने किया था कि यह इस रंग का यौगिक है। पहले में नाम, सबका नाम लिखवाया ना किस रंग के होते हैं, ये इस रंग का यौगिक है और इसमें द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, दैशिक होती है।
दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? तो दोनों चीजों को बर्नर ने प्रयोग किया था, लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो जो द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है उसको प्रूफ किया किसने? वीबीटी ने। और किस रंग के ये है इसको प्रूफ किया किसने? सीएफटी ने। ठीक है, तो लिखते हम लोग क्या लिखे? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो देखो अनुप्रयोग में पहला हमारा आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आएगा जी? यहां पे हमारी चर्चा मुख्यतः किस ऑर्बिटल को लेकर है? डी ऑर्बिटल को लेकर है। तो अभी जब तक अपभ्रष्ट है तब तक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। और अगर बहुत हुआ तो हुंड के नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से भर जाएगा, होगा ना? लेकिन जब ये टूट जाता है दो भागों में, एक ईजी सेट में और एक E2G सेट में, देख रहे हो? तब इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है? यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा अब यहां भी जा सकता है, पांचवा यहां आ सकता है, या ये भी ऑप्शन बन सकता है कि 1 2 3 4 5 ये भी हो जाए, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों इस तरह से क्यों भरे हैं? इसके लिए एक नए शब्द की चर्चा यहां पे की गई, माध्य युग्मन ऊर्जा। किसकी चर्चा की गई? माध्य युग्मन ऊर्जा। युग्मन माने युग्मित कराने के लिए दी गई ऊर्जा, ठीक है ना? तो अब देखना, ये युग्मन ऊर्जा है क्या? किसी भी इलेक्ट्रॉन को कुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित कराने के लिए दी गई ऊर्जा क्या है? माध्य युग्मन ऊर्जा। समझ गए? वैसे अगर देखा जाए तो ये पांचों डी ऑर्बिटल ही तो है ना, पांचों डी ऑर्बिटल ही है ना। कुंड का नियम क्या कहता है कि पहले किसी कोष के सभी डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे तब युग्मित होना शुरू होगा। तो हुंड के नियम के अनुसार तो ऐसा होना चाहिए था ना कि सभी पांचों डी ऑर्बिटल में पहले एक एक हो जाए तब तो होना शुरू हो, लेकिन यहां पर हुंड का नियम का विरुद्ध हो गया। तो तुम अपना अनुपातक खुद लगा सकते हो कि ये दुर्बल क्षेत्र रहा होगा, वो प्रबल क्षेत्र रहा होगा, तभी तो हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन कराया है। समझ गए? तो अब हुआ क्या? ये शब्द क्या कहता है? माध्य युग्मन ऊर्जा। माध्य युग्मन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन कराने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इस माध्य युग्मन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मिल जाए तो वह हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित हो सकता है। समझ गए? अब होता कैसे है? देखो, दो चीजों की बात करें। यहां पर जो हमारा CFSE है वो क्या होगा? कम होगा ना, और यहां पर CFSE है अधिक होगा। क्यों अधिक होगा जी? कैसे बताएं हम? क्योंकि यहां पे प्रबल क्षेत्र लिगेंड था और यहां पे क्या था? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड था। तो अब यहां पर जो CFSE था वो कम था और माध्य युग्मन ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं P से। आया समझ में? तो जब दुर्बल क्षेत्र की बात आती है तो दुर्बल क्षेत्र में जो CFSE होता है वो कम होता है P से। क्या होता है जी? CFSE P से कम होता है और प्रबल क्षेत्र में CFSE P से अधिक होता है। अब CFSE क्या है? इनकी ऊर्जा का अंतर है ना। अब एक चीज सोचो, कॉमन तरीके से सोचना तुम। पहला इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन भर दिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई दोनों में, चाहे इसमें चाहे इसमें, चाहे दुर्बल आया चाहे प्रबल आया, 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। जब आया चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो अब हुआ क्या? चौथा इलेक्ट्रॉन तो जाना चाहता था यहां पे, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? अब चौथा इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे जाना चाहता है तो जाहिर सी बात है इसकी ऊर्जा इससे थोड़ी अधिक है ना। तो अब अगर मान के चलो यहां पे इसका ऊर्जा थी 12 और इसकी ऊर्जा थी कितनी? 10, और फिलहाल के लिए पहले इसकी भी ऊर्जा 10 रहेगी, लेकिन अधिक करने के कारण ये कितना चला गया? 14 पे चला गया ना। और हम मान रहे हैं कि जो हमारी माध्य युग्मन ऊर्जा है वो कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। समझना ध्यान से, अभी बात को ध्यान से समझो। यहाँ पे 10 था, ये 12 था, ये 10 ही रहेगा नीचे वाला,
ऊपर वाला अधिक प्रतिकर्षण के कारण कितना हो गया है, 14 हो गया है। और हम कह रहे हैं कि हमारा जो P है वो कितना है, 3 है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? CFSE कितने का अंतर है यहाँ पे, 2 का। देखो 2 छोटा है 3 से ना, और यहाँ पे CFSE कितने का अंतर है जी, 4 का। देखो 4 बड़ा है 3 से, देख रहे हो हमारे नियम का पालन हो रहा है, अर्थात हमने भी सही माना है। अब होगा क्या इसमें, ये देखो, जब तुम एक चौथा इलेक्ट्रॉन ला रहे, 3 इलेक्ट्रॉन तक तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि 1 भर गया, 2 भर गया, 3 भर गया, भरा ना। इसमें भी 1 भर गया, 2 भर गया और 3 भर गया, दिख रहा है। अब जब तुम चौथा इलेक्ट्रॉन लेके आए, चौथा इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो वो जाना चाहेगा ऊपर, जाना चाहेगा ना। तो बात को ध्यान से समझना, कुंड का नियम कहता है कि पहले तुम ऊपर ही जाओगे, जाओगे। अब उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तुम अगर 10 जूल लेके आओगे तो वो ऊपर नहीं जा पाएगा, जा पाएगा क्या ऊपर, नहीं जा पाएगा। इसके लिए तुम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ाना शुरू करोगे, 10 से कितना करोगे पहले, 11 कितना करोगे, कितना जी, 12। ऊपर वाला हमारा 12 दिख रहा है ना, इसका 12 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब 10 से जब तुम बढ़ाना शुरू किए तो कितना दिए तुम उसको, एक्स्ट्रा कितना दिए हो, 2 जूल ऊर्जा दिए हो ना। और जबकि हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन कराने के लिए कितने की जरूरत थी, 3। अगर 3 दिए होते तो हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन हो होता, लेकिन उसको 3 की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 ही दिए, तब तक वो ऊपर पहुंच गया, स्थापित हो गया। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब तुमने भी उसको 2 ही जूल ऊर्जा दिया था, तब तक उसको ऊपर वाला डिब्बा मिल गया, वहां पे रुक गया, वो रुक गया ना। उसके बाद यहां पे आओ, क्या हुआ, 10 जूल वाला लेके आए, कहीं नहीं गया ऊपर, देख रहे हो ना। 10 से तुमने बढ़ाया, कितना किया उसका, 11 किया, अभी नहीं पहुंचा ऊपर। कितना किए, 12 किए, क्या पहुंच गया ऊपर के डिब्बे में, नहीं पहुंचा। ऊपर के डिब्बे में तभी पहुंचेगा जब कितना हो पाएगा उसका, 14। 12 से हमने कितना किया जी, 13, अभी भी नहीं पहुंचा। तब तक एक नया काम हो गया। तुम कितना दे चुके थे एक्स्ट्रा, 3 दे चुके थे ना। और 3 क्या कहता है कि हम हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन कराने के लिए काफी है। आया समझ में? मतलब 14 पहुंचने से पहले ही उसको हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन ऊर्जा मिल गई, तो तुरंत ही क्या हुआ, वो हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित हो गया ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन होने का कारण क्या है, ये CFSE क्या है, CFSE। अगर CFSE अधिक है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ाते बढ़ाते हमको P पहले मिल जाएगा। सोचो, तुम सीधी सी बात सोचो, अगर तुम CFSE लाना चाहते हो तो कितनी ऊर्जा उसको देनी होगी, 4। और जबकि P देने के लिए कितनी ऊर्जा देनी होगी, 3 ही देनी होगी ना। तुम किसी भी प्रकार से कितना भी तेज ऊर्जा देना शुरू करो तो क्या ऐसा हो जाएगा कि एक ही बार में कूद के 4 जूल ऊर्जा दे दोगे उसको, नहीं। ऊर्जा एक निश्चित क्रम में बढ़ेगी। जब उसको ऊर्जा देना शुरू करोगे, पहले 1 जूल मिलेगा, फिर 2 जूल मिलेगा, फिर 3 जूल मिलेगा, तब 4 जूल मिलेगा। तो तुम तो सोच रहे थे कि हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तुमने ये थोड़ी सोचा था कि हम हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन करा रहे हैं। तुम सोच के क्या चले थे कि हमको उसको कितने तक पहुंचाना है, 14 तक पहुंचाना है। 10 तुम्हारे पास था, तो 10 के बाद तुम उसको 14 पहुंचाने के चक्कर में 11 किए, 12 किए, 13 किए। लेकिन जैसे ही 13 हुआ, उसको हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित होने के लिए ऊर्जा मिल गई, तुरंत वो वहां पे हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित हो गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, हम फिर यही सोचकर चले थे कि हमको पहुंचाना है ऊपर पहुंचाना था, तो हमने कितना दिया, 10 से पहले 11 किया, 11 से कितना किया, 12 के लिए ऊपर वाला डिब्बा हमारा मिल गया, वहां से चला गया इलेक्ट्रॉन। हुंड के नियम के विरुद्ध यहाँ क्यों युग्मित नहीं हुआ, क्योंकि हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन करने के लिए कितनी उसको ऊर्जा चाहिए थी, 3 जूल की ऊर्जा चाहिए थी, जो अभी हमने दिया नहीं था। हमने कितना दिया था, 2 ही दिया था ना। 2 से उसका काम हो गया, इसलिए ऊपर के डिब्बे में चला गया। यहाँ का काम 2 से नहीं हुआ था, इसलिए हम थोड़ी और ऊर्जा दिए, और जैसे ही थोड़ी और ऊर्जा दिए, वो किसके बराबर ऊर्जा पा गया, P के बराबर ऊर्जा पा गया, और हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित हो जाएगा ना। अब हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित होते होते यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना। अब 3 बार तक 3 जूल ऊर्जा दे दिए, तो क्या अगली बार 3 जूल ऊर्जा से काम होने वाला है, नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन हुआ भी तो सब अब भर चुके हैं। अब कितने तक पहुंचाना पड़ेगा उसको, 14 तक। तो मतलब अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां जाएगा, 10 और 4 लेके कितना, 14, तब ऊपर जाएगा वो, समझ रहे हो। तो कुल कारण यहाँ पे क्या है, CFSE का अधिक। अगर CFSE अधिक है, किससे, P से,
CFSE P से अधिक है तो हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन हो जाएगा, और अगर CFSE कम है किससे, P से, तो हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन नहीं होगा, सीधी सी बात हो जाएगा ना। अब क्या हुआ यहाँ पे, P की परिभाषा पहले हम लिख लेते हैं, नहीं तो बाद में फिर बोल रहे हो। अब देखो हुआ क्या, यहां पर अगर हुंड के नियम के विरुद्ध चला युग्मन और एक बार हुंड के नियम से चला युग्मन, ठीक है ना, तो बात करो कितने इलेक्ट्रॉनों की, 6 इलेक्ट्रॉनों की। एक बार 6 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से भरो और एक बार 6 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विरुद्ध भरो। तो हुंड के नियम से हम 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 दिख रहा है ना। उसके बाद इसमें भरो 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि हुंड के नियम से ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गया क्योंकि P उसको पहले मिल गया, CFSE बाद में मिलता। यहाँ पे CFSE पहले मिल गया था इसलिए ऊपर भाग गया ना। वहां पे CFSE न मिल के पहले कौन मिल गया, P मिल गया, इसलिए नीचे गिरा गया। तो अब बताओ इसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित है, अर्थात ये क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय। क्या हो गया जी, प्रतिचुंबकीय। और इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 4, अर्थात ये क्या हो गया, अनुचुंबकीय हो गया। तो हमारा लिगेंड क्षेत्र निर्धारण करेगा ना, ये अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय, और लिगेंड क्षेत्र से कौन बदला, CFSE, अर्थात हम CFSE के आधार पर कह सकते हैं कि अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय। अर्थात किसी के d ऑर्बिटल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो CFSE अधिक होने पर वो प्रतिचुंबकीय होगा और CFSE कम होने पर वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। इस तरह से 3 तक तो कोई पर ये प्रॉब्लम नहीं है, चाहे दुर्बल है चाहे प्रबल है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तब दोनों कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 1 2 3 यहाँ भी भरना है, 1 2 3 यहाँ भी भरना है। परेशानी कहां से होती है, चौथे इलेक्ट्रॉन से होती है। किसको मतलब, जब तुम बाहर से इलेक्ट्रॉन लाओगे तो पहले उसका 10 ही था ना, ये तो सोचो, पहले तो उसका 10 ही था ना। और जब सब में एक एक हो चुका है तो फिर हुंड का नियम कहता है कि जब सब में एक एक हो गया तब युग्मित होना प्रारंभ होगा। अब युग्मित होना प्रारंभ होगा तो कम ऊर्जा वाले से युग्मित होना प्रारंभ होगा ना, कि पहले अधिक ऊर्जा का युग्मित होगा बाद में कम ऊर्जा का युग्मित होगा। जब युग्मन प्रारंभ होगा तो फिर से पहले से होगा ना। ऐसा होता है क्या कि d ऑर्बिटल में हमको अगर इलेक्ट्रॉन भरना होता है तो ऐसे भरते हैं 1 2 3 4 5, फिर 6वां यहाँ भर दे, कहते 6वां यहाँ भर दे, ऐसे होता है क्या, कभी नहीं होता है ना। जब 5 हो गया फिर से निम्न वाले से शुरू होता है ना, तो युग्मन निम्न से फिर शुरू होगा, याद रखे ना। अब देखो यहाँ 2 को पहुंचाने के लिए 12 देना पड़ा, जब सब में 1 1 हो गया तो अब इसका 10 से ही काम चल जाएगा, समझ गए। अगले 3 का 10 से ही काम चलने वाला है, फिर अगले 2 जाएंगे 12 पे, ये याद रखे रहना है। चलो लिखो आगे। हाँ, और अधिक ऊर्जा दे दो भाग जाएगा वो, अगर और अधिक ऊर्जा दे दो ना भाग जाएगा। कहने का मतलब ये हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन हो गया, 13 पे हमारा काम चल गया था। हमने देखा उसको, हमको डिब्बे में प्रवेश कराना था, सीधी सी बात, हमको डिब्बे में प्रवेश कराना था ना। तो हम क्या सोच के चले थे, हम तो सोचे थे ऊपर का डिब्बा खाली वहीं प्रवेश करा दे, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हम 3 तक पहुंचे हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन ऊर्जा मिल गई। हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन हो गया, हमने कहा अच्छा रुक जाओ, काम हो गया, क्या चले आगे तक, हाँ आगे चलते जाओ। मतलब हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन हो गया था ना 13 पे, और दे दो ऊर्जा 14 कर दो, उसको भाग जाएगा ऊपर, 14 कर दो उसको भाग जाएगा ऊपर। लेकिन हमारा प्रोसेस क्या था, हमारा काम क्या था, उसको डिब्बे में प्रवेश कराना था, ना कि ऊपर भगाना, समझ गए ना। उसको भगा भी दिए तो कुछ देर के बाद वो अपनी ऊर्जा का त्याग करके फिर से अपनी अस्थायी कक्षा में चला आएगा, और अपनी अस्थायी कक्षा में चला आएगा तो जो ऊर्जा का त्याग करेगा ना, उसी के कारण विभिन्न प्रकार के रंगों का ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करता है। जब अवशोषण और उत्सर्जन करता है तो इसी से इसका रंग दिखाई देता है, समझ गए। अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, इसको तुम ऊर्जा दे दो, 10 की जरूरत थी ना, इसको कर दो 12, कर दोगे ना, भाग जाएगा ऊपर, कुछ देर तक रहेगा। तुमने 12 उसका कर दिया, गया ऊपर, घूम फिर के खाया पिया, फिर 2 निकाल के फिर नीचे चला आया, मतलब कुछ देर तक गया तो तुमने ऊर्जा दिया तो उसने अवशोषित किया ना, तो अवशोषित किया होगा तो चूंकि हमारा जो ऊर्जा होती है
जो प्रकाश ऊर्जा की बात करें अगर हम, तो वो 7 रंगों में ही तो विभाजित होती है। किसी भी प्रकार की उष्मा से ही तो ऊर्जा दोगे तुम उसको ना, चाहे विकिरण की ऊर्जा दोगे तो विकिरण ऊर्जा 7 रंगों में विभाजित होती है, जिसका रंग तुम लोग जानते हो। तो उसमें से किसी का अवशोषण करेगा, वो निश्चित ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, सभी ऊर्जा का नहीं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बोहर के परमाणु मॉडल में हम पढ़ चुके हैं, निश्चित ऊर्जा के विकिरण का अवशोषण करते हैं। तो अब उसने एक निश्चित ऊर्जा के विकिरण का अवशोषण कर लिया, अवशोषण करके चला गया ऊपर, और जब फिर वो नीचे आ रहा है तो जो ऊर्जा उसने अवशोषित किया था उसी को त्यागेगा। तो जो ऊर्जा त्यागेगा उसका रंग क्या होगा, जो अवशोषित किया था उसका पूरक होगा। क्या होगा? उसका पूरक। अर्थात कोई भी पदार्थ जिस रंग की विकिरण को अवशोषित करता है उसका पूरक रंग उत्सर्जित करता है। इसकी चर्चा पहले भी हुई थी, पहले चैप्टर में हुआ था ना, ध्यान देना। जिस रंग की ऊर्जा का अवशोषण करेगा उसका पूरक रंग उत्सर्जन करेगा। जैसे ये वाला हमको क्रीम कलर का कुछ दिख रहा है ना, लेकिन वास्तव में ये क्रीम कलर का नहीं है, याद रखे रहना। मतलब इसने क्रीम कलर की ऊर्जा का अवशोषण नहीं किया है, इसने इसकी पूरक ऊर्जा का अवशोषण किया है, तब इस रंग का उत्सर्जन कर रहा है। समझ गए? ये चीज को ध्यान में रखना है। ये वाले नहीं, वो तो उनका नियम से फिक्स है। अगला इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये वाले की। मतलब जब तुम उसको नियम उसका बिगाड़ना चाहते हो तब, जो नियम से चले तो वो तो अस्थायी है। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि नियम बिगाड़ रहे हो ना, जैसे कहे मतलब इसको ऊर्जा दे रहे हो क्योंकि इसका 10 से काम हो गया था, नहीं मन भरा तुम्हारा, कद और ऊर्जा दे दें इसको, ठीक है। 10 से इसका काम हुआ था, तुम इसको 1 दे के 12 कर दो, 200 दे के 12 कर दो, इसको ऊपर पहुंचा दो। तो क्या ऊपर पहुंचा दिया तो अस्थायी रहेगा? कहने का मतलब हमने अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचा दिया है तो ये अस्थायी रहेगा क्या? ये नियम से हमारा है, अस्थायी है। ये नियम तो हमारा कहता है पहले यहाँ पे युग्मित होगा तब वहां जाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या होगा, ये कुछ देर तक यहाँ पे रहेगा और उसके बाद फिर अपनी ऊर्जा को क्या कर देगा, निकाल देगा, और फिर कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा अपने स्थान को, मतलब फिर से यहाँ चला आएगा। ठीक है। तो यही जो निकाला ना, यही निकाला, यही कुछ रंग का होता है और यही रंग हमको दिखता है। और यहां से जो हमने दिया था इसको, ये अवशोषित किया था ना, अवशोषित भी किया था कोई रंग का, दिखाई दे रहा है। तो ये भी कोई रंग अवशोषित किया था और उत्सर्जित भी कोई रंग किया। तो जो दोनों रंग का संबंध होता है ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक। अर्थात जो रंग अवशोषित करेगा उसका पूरक उत्सर्जित करेगा। हो जाएगा ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो लिखो फटाक से, लिखेंगे क्या, टाइम खत्म हो गया। हेडिंग कहां तक लिखे हो? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग। इसमें पहली हेडिंग लिख दो। पहली हेडिंग, केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने में, करना मत लिखना, करने में लिख देना। केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने में। हो गया? तो यही हमारा इस तरह से होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कभी Eg में चला जाएगा, कभी T2G में ही युग्मित हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलता रह सकता है। जैसे हम लोग दो ठो जा सकता है, ज्यादा ऊर्जा दोगे 2 हो जाएंगे। अरे जितनी ऊर्जा दोगे उसी हिसाब से जाएंगे। अब भेजने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि इतना ज्यादा तुम ऊर्जा दे सकते हो कि सबको पहुंचा दो ऊपर, ऐसा नहीं होता है। कुछ 1-2 ही जाते हैं, सब नहीं जाते हैं।